अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सजाद सिदवान और मेरे साथ फैसल हयात मौजूद हैं। आज एक बार फिर हम अपने व्यूअर्स के लिए एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी भी मौजूदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में उसको बहुत अहमियत हासिल है। यानी आज के जो लोकल इंटरनेशनल अखबारों में जो चीज़ जो है बड़ी फ्रीक्वेंटली आ रही है वो है आर्मीनिया अज़रबैजान कन्फ्लिक्ट, यानी कि वो जो नगोर्नो काराबाख के हवाले से जो उनका कन्फ्लिक्ट है हम उस पर बात करेंगे। अच्छा सजाद, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ें, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हमने एक रैंडम टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया। सबसे पहले तो हमें रैंडम टेक्स्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट सीव हुए कि इस पे हम वीडियो बनाएं। उसके बाद हमने एक पोस्ट भी की थी अपने पेज पे जिस पे सबसे ज़्यादा लोगों ने हमें कहा कि हम आर्मीनिया अज़रबैजान कॉन्फ्लिक्ट पे एक वीडियो बनाएं। जी बिल्कुल, जिसमें आर्मीनिया अज़रबैजान, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, आर्मीनिया और एक्चुअल अज़रबैजान के दरमियान एक्चुअल इशू क्या है, और इसके अलावा किस तरह जो रीजनल पावर प्लेयर्स हैं वहाँ पे, जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो में मिडल ईस्ट के बारे में बताया था, वो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में रोल अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इससे पहले कि जो है हम इन डायनामिक्स के बारे में बात करें, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स और जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में हम बात करें, हम सबसे पहले जो है वो कोशिश करते हैं कि इसके जो है वो जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ की जो जोग्राफ़ी है वो किस हवाले से जो है वो अहम है। जी बिल्कुल सजाद, जब भी हम किसी कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है उसको डिस्कस किए बगैर उस कॉन्फ्लिक्ट के डायनामिक्स और उसके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम सबसे पहले वर्ल्ड मैप पे बात करते हैं, जो अज़रबैजान और आर्मीनिया है ये साउथ कॉकस में वाक़ है। साउथ कॉकस बेसिकली एक रीजन है बिटवीन कैस्पियन सी एंड मेडिटेरियन सी। उसके अलावा इंडिपेंडेंटली अगर हम बात करते हैं अज़रबैजान की, तो अज़रबैजान के एक साइड पे तो कैस्पियन सी है जो कि ईस्ट में वाक़ है। उसके अलावा इसके साउथ में ईरान और आर्मीनिया वाक़ है। अगर दूसरी साइड पे हम बात करते हैं आर्मीनिया की, तो आर्मीनिया के एक साइड पे साउथ ईस्ट में टर्की वाक़ है, और उसके अलावा इसकी अपर साइड पे नॉर्थ में जॉर्जिया वाक़ है। उसके अलावा ये 1920 में USSR में जो रेवोल्यूशन आई थी उसके बाद फॉर्मली उनका एक पार्ट बन गया था, और जो कि 1990 तक रहा था। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं कि अज़रबैजान बेसिकली एक सेकुलर इस्लामिक कंट्री है, उसमें 95% मुस्लिम मेजॉरिटी जो है ना वो रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्टेट और रिलीजन को अलग-अलग कर दिया होगा। वहाँ पे स्टेट का रिलीजन इस्लाम नहीं है। इसके अलावा अगर हम आर्मीनिया की बात करते हैं तो आर्मीनिया में 95% क्रिश्चियन जो है ना पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा वहाँ पे भी एक वो जो है ना सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट मतलब उन्होंने भी स्टेट और रिलीजन को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। जो कि इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अज़रबैजान की, अज़रबैजान में बेसिकली मोनार्की आ रही है, जो कि कंटिन्यूसली पहले उसका एक प्रेसिडेंट था, उसने 20+ ईयर्स वहाँ पे हुकूमत की। उसके अलावा आपके फिर उन्होंने उसका बेटा है जो कि करंट प्रेसिडेंट है, उस इल्हाम अलवीव। उसके अलावा जो आर्मीनिया है उसमें 2018 में एक वेलवेट रेवोल्यूशन आई थी। उससे पहले वहाँ पे भी बिल्कुल सेम अज़रबैजान वाला सिस्टम चल रहा था। उस वेलवेट रेवोल्यूशन में उन्होंने 2018 में डेमोक्रेसी को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। इससे पहले कि हम आगे जाएँ नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट पे, इससे हमें इन दोनों कंट्रीज़ जो हैं उनकी इंटरनल सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ हैं, पेट्रो इकोनॉमी भी इनको हम कहा जा सकता है, जो कि ओवर द टाइम उसके बाद कोरोना का एक पेंडेमिक आया, दोनों कंट्रीज़ में उनकी जो कंडीशंस हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है वो डेवास्टेट हो गई हैं, जिसकी वजह से एक जो उनका टर्माइल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी बिल्कुल। अब सबसे पहले जो है अगर हम नगोर्नो काराबाख के हवाले से हम बात करें तो जो नगोर्नो काराबाख का जो एरिया है ये कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है। ये 4400 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है जो कि स्कार्सली पॉपुलेटेड है। यहाँ के कोई करीब जो है वो करीबन 1.5 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पे जो है वो मौजूद है। लेकिन अज़रबैजान के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अज़रबैजान की जो इकानमी है वो पेट्रो इकानमी कहा जा सकता है। यानी कि अज़रबैजान जो है वो वर्ल्ड का 1/5 जो आयल है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस हवाले से जो है जो आर्मीनिया या अज़रबैजान के दरमियान इस इलाके के जो कन्फ्लिक्ट पाया जाता है उसकी वजह यह है कि इस इलाके में जो है वो आयल के जो है वो कोई 8 के करीब बहुत बड़े ज़खायर जो है वो मौजूद है, जिसमें अज़रबैजान जो है वो कंसर्न है। इसके अलावा अज़रबैजान जो तेल एक्सपोर्ट करता है यूरोप को, उसकी जो पाइपलाइन के ज़रिए जो जिस पाइपलाइन से वो जो आयल है वो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो उसमें 8,000 तकरीबन 800,000 बैरल जो है वो पर डे जो आयल जो है वो एक्सपोर्ट होता है, वो जो पाइपलाइन है वो इस नगोर्नो काराबाख के इलाके
इलाके से गुजरती है। और इसी हवाले से ये इशू जो है वो दुनिया में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अगर इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ये कन्फ्लिक्ट जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है, अगर कोई कंट्री जो है वो इस पाइपलाइन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ अज़रबैजान को ही नहीं होगा, इस पे जो है वो यूरोप में ख़ास तौर के बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो ऑयल के हवाले से जो है वो क्राइसिस आ सकता है। अब इन इश्यूज़ के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं कि जो इस कन्फ्लिक्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सजाद, सबसे पहले जो मैं एक छोटी सी मिसकंसेप्शन जो है ना वो दूर करना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को, जो नगोर्नो कराबाख वाला कॉन्फ्लिक्ट है, उसको चूँकि अज़रबैजान में मुस्लिम मेजॉरिटी है और आर्मेनिया में क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का नाम देने की कोशिश की जा रही है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली इसके पीछे, जैसे कि सजाद ने बताया कि पेट्रोलियम जो है वो इसका एक फैक्टर है, उसके अलावा जो टेरिटोरियल ये जो डिस्प्यूट है इसमें उनका एक अपने कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से ये है। इसके अलावा जो सबसे मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से ये एक लॉन्ग या डेकेड ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, वो है यहाँ पे नेशनलिज्म। अच्छा, बहुत जो दोनों कंट्रीज़ हैं सजाद, उन्होंने अपने लिटरेचर को, आर्ट्स को, जितना भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने डेवलप किया है, उसमें उन्होंने अपने आर्मेनिया को एक दुश्मन अज़रबैजान ने डिक्लेयर किया। उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से ये एक डॉगमा जो है इनको इनकॉर्पोरेट किया है कि जी आर्मेनिया वाले आपके दुश्मन हैं, ठीक है। उन्होंने आपकी जो लैंड है उस पर कब्ज़ा किया है। सेम जो है ना वो अज़रबैजान में हो रहा है कि आज जो आर्मेनिया वाले हैं वो आपके दुश्मन हैं। इसी तरह जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने आर्ट, लिटरेचर और जितनी भी इवन के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें भी उनके ख़िलाफ़ एक हेट्रेड जो है ना डाल दिया, जिसकी वजह से जो एक न्यू उनकी जनरेशन आ रही है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आ रही है, उनके दरमियान जो है ना अब आर्मेनियन वालों में अज़रबैजान वालों के लिए नफरत है और अज़रबैजान वालों में आर्मेनिया वालों की नफरत है, जिसकी वजह से इस डिस्प्यूट के जो है ना नियर फ्यूचर रिजॉल्व होता हमें नज़र नहीं आ रहा। और इसी चीज़ को जो कि बहुत कंट्रीज़ में जो कि इंटरनल उनके डिस्प्यूट्स हैं या इंटरनल जो एक नाअहली आप कह सकते हैं हुकूमत की, उसको छुपाने के लिए अज़रबैजान भी इसको यूज़ कर रहा है और इसी तरह आर्मेनिया इसको यूज़ कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कि कश्मीर वाला इशू है, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं इसके साथ, जो कि जब भी हुकूमत आती है बीजेपी की, जब जो इलेक्शन आते हैं वो वहाँ पे बॉर्डर जो है ना जो क्लैशेस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका थोड़ा सा जो ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। जी बिल्कुल फैसल, सबसे पहले तो जो है मैं इसमें ये थोड़ी सा जो है वो ऐड कर दूं कि यानी कि जनरली जो है वो हम ये समझते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द इस तरह के जो कंसर्न कन्फ्लिक्ट हैं, टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट हैं, ये कोई ज़मीन के हवाले से, टेरिटरी के हवाले से या कोई रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होते हैं। बेसिकली वो जिमी कार्टर के जो है वो इलेक्शन स्लोगन की तरह, जिसमें उसमें कहता है कि स्टूपिड इट्स इकॉनमी। तो बेसिकली व्यूअर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है इन कन्फ्लिक्ट का वो इकॉनमी होता है। तो अगर इसमें हम इस चीज़ पर कहें कि जनाब कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये बेसिकली ये भी जो है इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट है, तो ये भी जो है वो बेजाना होगा। अब ब्रीफली हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने शुरू में इसके बारे में डिस्कस किया कि 1920 में जो है वो स्टालिन ने जो है वो इस रीजन को, जो नगोर्नो कराबाख का जो रीजन है, इसको एक ऑटोनमस रीजन जो है वो करार दे दिया था। और ये जो है वो तब तक चलता रहा, यानी कि 1988 तक जो है ये ऑटोनमस रीजन के तरह जो है वो इनकॉर्पोरेट रहा है। जबकि 1988 में नगोर्नो कराबाख की जो लेजिस्लेचर है, उन्होंने एक लेजिस्लेशन के ज़रिए जो है वो ख़ुद को जो है आर्मीनिया का जो है वो साथ जो है उन्होंने एसोसिएट कर लिया। बावजूद इसके कि उस वक्त इंटरनेशनली जो है वो नगोर्नो कराबाख अज़रबैजान का हिस्सा जो है था। 1991 में जो है जब सोवियत यूनियन फॉर्मली डिज़ाल्व हो जाता है, तो जो इस ऑटोनमस रीजन जो है, यही ऑटोनमस रीजन जो है वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। अब इसी तरह हम मज़ीद देखते हैं कि अब इस कन्फ्लिक्ट के बाद जब कि नगोर्नो कराबाख जो है वो डिक्लेयर इटसेल्फ एज ए ऑटोनमस जो है वो टेरिटरी, तो इस पे जो है अज़रबैजान और आर्मेनिया में जो है एक बाकायदा जो है वो जंग शुरू हो जाती है, जिसके जो है वो अराउंड जो है वो 30,000 कैजुअलिटीज़ जिसमें जो है वो होती हैं। 4 डे वार जिसमें कहते हैं। अब मज़ीद इस पे जो है वो 1993 में आर्मेनिया कंट्रोल नगोर्नो कराबाख जो है वो दोबारा इस पे जो है वो आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो जंग होती है, तो इस पे जो नगोर्नो कराबाख के अलावा जो है वो आर्मेनिया की जो है वो अज़रबैजान के 20% जो है वो जो इसके नज़दीक जो टेरिटरी है उस पे जो है वो कब्ज़ा कर लेता है। जबकि जो कि ये चीज़ जो है वो फाइनली डिज़ाल्व होती है 1994 में, जब रशिया जो है वो एक OSCE के थ्रू OSCE के तहत जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन यूरोप के हवाले से जो है वो एक इनके दरमियान सीज़ फायर करवाते हैं। अब ये जो 1994 से लेके 2000 जो है वो 16 तक ये इशू जो है वो कोई रिजॉल्व
रिजॉल्व नहीं हो जाता, लेकिन वो एक सीज़ फायर रहता है। हम ये देखते हैं कि ओवर द सेंचुरी ये इशू जो है फैसल रिजॉल्व नहीं हुआ है, यानी कि वक्तन जो है वो रशिया जो है वो इनमें जो है वो सीज़ फायर जो है वो इसमें करवा देते हैं, जिससे कि जो है वो वक्ती तौर पर ये इशू जो है वो रुक जाता है। अब हम जो है वो जो सबसे सीरियस 1993 के बाद जो सबसे सीरियस कन्फ्लिक्ट हम देखते हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान, वो 2016 में स्टार्ट होता है कि जिसमें जो है वो अराउंड जो है वो 300 कैजुअलिटीज़ जो है वो आ जाती हैं, और ये भी जो है वो आफ्टर 4 डेज़ जो है वो जो इसमें जो है वो फिर जो है वो इसके दरमियान एक सीज़ फायर हो जाता है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इस इशू के जो है वो जो इम्पैक्ट हैं या इसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं दूसरे कंट्रीज़ में हैं, उसमें जो है वो जो 2 पोल्स हैं, यानी कि सबसे एक तरफ जो है अगर नगोर्नो कराबाग के हवाले से अगर अज़रबैजान को जो सपोर्ट कर रहा है तो अज़रबैजान को जो है वो टर्की, ईरान और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें जो टर्की है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, जबकि रशिया जो है वो रीजनली इसके हम अगर कुछ इम्पैक्ट्स देखते हैं, सबसे पहले इसमें ये है कि इस जो आपने जितना बताया कि ये एक टर्मोइल जैसे जैसे प्रोलॉन्ग होता गया, इसने रीजन को एक डिस्टेबलाइज कर दिया है, क्योंकि आपकी दो पार्टीज़ बन गई हैं, तो उन दोनों पार्टीज़ की आगे फिर कोalitions हैं, जिसकी वजह से पूरा रीजन जो है ना वो डिवाइडेड हो चुका है। उसके अलावा जिस तरह आपने बात की कि जो 1994 में एक सिविलियन वॉर हुई है, 4 डे वॉर हुई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा 30,000 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। उसके अलावा इसका जो बोथ कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमिकली, क्योंकि उनको एक जो है ना मैसिव या इमेंस या सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो मनी है ना अपने डिफेंस पे वो उसको स्पेंड करना पड़ती है। इसके अलावा अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट किस तरह। अच्छा जी, हम जब इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो जो कंट्रीज़ उन दोनों कंट्रीज़ के अराउंड वाक़ हैं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वो है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रशिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबसे पहले इनके दरमियान मेडिएशन भी की, उसके बाद इनको रिकॉन्सिलिएशन करने की भी कोशिश की ताकि इन कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, एक सीज़ फायर हो सके। लेकिन इसके जो रशिया के बेसिक जो ज़्यादा ताल्लुकात हैं वो आर्मीनिया के साथ हैं, लेकिन दूसरी साइड पर वो अज़रबैजान को भी आर्म्स सप्लाई करता है, उनको आर्म्स जो है वो सेल करता है। अगर हम रिसेंटली देखते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में तो रशिया जो है ना एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले करने की कोशिश कर रहा है। वो इसके पीछे एक फैक्टर तो ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसका प्रेशर है कि अपने इमेज को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जो है ना ग्लोबली वो जो है ना पीस बिल्डर के तौर पर सामने आने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसके बाद सजात अगर हम बात करते हैं जो दूसरा मेन यहाँ पे फैक्टर या प्लेयर है वो टर्की है। टर्की सबसे पहले तो इससे पहले अगर हम मिडल ईस्ट में भी देखते हैं तो कई जगह पे मौजूद है, सीरिया में मौजूद है, उसके अलावा इराक में मौजूद है, उसके अलावा कई और जगह मौजूद है, जिसकी वजह से उसने काफ़ी जो है ना इकोनॉमिक गेन्स और पॉलिसी फार्मेशन में इंटरनेशनल लेवल पे उसको मिला है, जिसकी वजह से अब वो इस कॉन्फ्लिक्ट का भी एक डायरेक्टली और ओपनली जो है ना रजब तय्यब एर्दोगान ने अज़रबैजान को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया, जिसके पीछे 3 मेजर फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि वो जो है ना अपनी जो रीजनल पावर के तौर पे ना ऊपर आना चाह रहा है, कि वो वहाँ पे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है ना उसमें एक की रोल प्ले करना चाहता है। उसके अलावा जो उसके अज़रबैजान के साथ जो है जो मेजर गैस और जो पेट्रोलियम है वो जो अज़रबैजान के थ्रू उसके पास जाता है, उसके बाद वहाँ से वो परचेज़ करता है और बदले में उसको सेल करता है, जिसकी वजह से उसके दरमियान जो है ना एक जो उसका इकोनॉमिक डिपेंडेंस है अज़रबैजान पे। उसके अलावा अगर हम एक और फैक्टर की बात करें तो आर्मीनिया की एक ओटोमन एम्पायर के दौर से ही उनके दरमियान एक नफरत पाई जाती है। एक 1914 में जब ओटोमन एम्पायर था तो उन्होंने आर्मीनियन जीनोसाइड की भी कोशिश की थी, आल दो वो अभी तक इसको डिनाई करते हैं। अब इसके अलावा जो मेन प्लेयर यहाँ पे तीसरा मेन प्लेयर आता है वो है ईरान। अब ईरान को जिस तरह हमने मिडल ईस्ट में डिस्कस किया था, ईरान बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड पे अपने जो क्लाउट है ना उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे एक साइड पे। लेकिन अगर हम इसको डीपली स्टडी करते हैं या कुछ मैंने आर्टिकल्स में जो कि इंटरनेशनल आर्टिकल्स आ चुके हैं उनमें है कि जो अज़रबैजान की तरफ उसका इतना टिल्ट नहीं है। एक टैंक्स भी देखे गए थे जिसमें बाद जो कि आर्मीनिया की तरफ गए हैं, लेकिन उन्होंने बाद में उनका जो फॉरेन मिनिस्टर था उसको डिनाई किया। यहाँ पे आज़री माइनॉरिटी पाई जाती है अज़रबैजान और ईरान के बॉर्डर पे, जो माइनर क्लैशेस वहाँ पे होती रहती हैं, डिस्ट्रेस होती रहती है। उसके अलावा वो क्लेम करते हैं कि हमें जनाब एक अलहदा मुल्क दिया जाए, जिसकी वजह से जो ईरान है ना वो
अज़रबैजान को कोई इतनी अच्छी निगाह से नहीं देखता। उसके अलावा हम अगर इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल जो है वो आपका अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा है, एक मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। ये यहाँ पे एक बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग बात है कि आपका आयरनी है कि इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की भी बात करते हैं तो ये पाकिस्तान, इसराइल और तुर्की जो है वो अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि अब जो हमारे लिए जो कंसर्न की बात है कि पाकिस्तान का इस सब में क्या रोल है। प्रोफेसर, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से इसके बारे में बात करते हैं तो जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि ये जो इश्यूज़ जो हैं वो मोस्टली जो है वो रिलीजियस इश्यूज़ नहीं होते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि एक तरफ जो है वो पाकिस्तान जो है उसने इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं किया है। लेकिन अगर हम इस केस में देखें, मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट में देखें, तो इस वक्त पाकिस्तान और इसराइल जो है वो एक साइड पर हमें नज़र आते हैं कि यानी कि दोनों कंट्रीज़ इस वक्त जो हैं वो अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि पाकिस्तान तुर्की के बाद वो दूसरा मुल्क था जिसने अज़रबैजान को जो है वो रिकग्नाइज़ किया था, और उसने अभी तक जो है पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने आर्मीनिया को रिकग्नाइज़ नहीं किया हुआ है। अब इसी चीज़ के हवाले से अगर हम देखें तो जो इसराइल और तुर्की की जो सपोर्ट है अज़रबैजान के लिए, वो इस हवाले से है कि जो तुर्की है वो अज़रबैजान से जो है वो उनकी गैस के लिए डिपेंडेंट है। अज़रबैजान से वो उस गैस जो है वो इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। जबकि हम देखते हैं कि अज़रबैजान जो है वो तुर्की से अगर गैस की मद में जो इनकम कर रहा है वो उसको तुर्की को वापस कर रहा है उससे असला ख़रीदने में, और यही डिफेंस टाइज़ जो है उसकी इसराइल के साथ है। जबकि पाकिस्तान का अज़रबैजान के साथ सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान जो कि दूसरा मुल्क था जिसने जो है वो अज़रबैजान को रिकग्नाइज़ किया, और अज़रबैजान इससे बदले में जो है उसने आज तक हर स्टांस में इंटरनेशनली पाकिस्तान को कश्मीर इशूज़ पे जो है वो इस तरह के दूसरे इशूज़ पे जो है उसने सपोर्ट किया है। बाकी अगर हम एक पेट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं कि हु इज़ रॉन्ग एंड हु इज़ राइट, तो मेरे ख्याल में फैसल इस चीज़ को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पे हम क्लियर करके ये कह सकें कि अगर अज़रबैजान जो है वो दुरुस्त है या आर्मीनिया जो है वो गलत है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है जो पावर गेम है, जो जहाँ पे इंटरेस्ट गेम है, जो जहाँ पे इकनॉमिक गेम्स मौजूद हैं, वहाँ पे किसी भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के लिए किसी को जो कहना है कि ये कंट्री जो है वो इस वक्त दुरुस्त है या ये कंट्री का जो है वो स्टांस जो है वो दुरुस्त है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा सजाद, इसमें सबसे पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना एक बड़ा आप क्या कह सकते हैं कि एक बड़ा इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं या जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक स्टांस दिया है। और अभी भी पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टांस दिया है कि हम जो भी ये जो अज़रबैजान और आर्मीनिया वाला कॉन्फ्लिक्ट है हम किसी की साइड नहीं ले रहे। हम बिल्कुल जो कि इंटरनेशनली एक्नॉलेज फैक्ट है हम उसको सपोर्ट करते हैं, और अज़रबैजान की ये टेरिटरी है, इस वजह से ईरान की तरह बिल्कुल हम इसको करते हैं। अब एंड पे हमें बताएंगे, हम एक जो हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज जो क्वेश्चन है वो आपसे हम शेयर करना चाहेंगे कि हमने आपको सारे डायनामिक्स इसके और पर्सपेक्टिव बता दिया, क्या है इशू, कैसे इवॉल्व हुआ, कौन कौन इसमें इंक्लूडेड है। तो आपसे हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है क्या ये रिजॉल्व हो सकता है? अगर हो सकता है तो कौन से वो सॉल्यूशंस हैं जो कि प्लूसिबल सॉल्यूशंस हैं जो अप्लाई हो सकते हैं यहाँ पे, जिनके थ्रू मतलब आपका ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो रिजॉल्व हो सकता है। इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।